नमस्कार साथियों। लेबर लॉज के संदर्भ में इन दिनों मैं आपसे बातचीत करने लग रहा हूँ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के संदर्भ के अंदर व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 को लेके। और पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे बात की और उसके डेफिनेशन क्लॉज के ऊपर बात की। डेफिनेशन क्लोज के अंदर हमने ट्रेड डिस्प्यूट को समझा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा को देखा और फिर हमने उसकी ट्रेड यूनियन की परिभाषा को देखा और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ट्रेड यूनियन है क्या। और जो सेक्शन 2H है उसको हमने विस्तार से समझा और उसमें यही पाया कि जो ट्रेड यूनियन है उससे अभिप्राय एक ऐसे परमानेंट या टेम्परेरी कम्बिनेशन से है, यानी कि ऐसे स्थायी या अस्थायी समुच्चय से है, कम्बिनेशन से है, जो कि नियोजकों और नियोजकों यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर, नियोजकों और कर्मकारों यानी एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन, और कर्मकारों एवं कर्मकारों यानी वर्कमैन और वर्कमैन के संबंधों को विनियमित करने के लिए, यानी कि उनके संबंधों को के संदर्भ के अंदर कुछ नियम निर्धारित करने के लिए, या किसी व्यापार या कारोबार यानी कि बिजनेस और ट्रेड के ऊपर निर्बंधात्मक शर्तें, रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस अधिरोपित करने के लिए प्रथमतः प्राइमरीली बनाया जाता है। यानी कि ये कम्बिनेशन है, चाहे टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, जो कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉई, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के जो संबंध हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, टू रेगुलेट रिलेशंस पहली चीज़, और दूसरा किसी ट्रेड या बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस अधिरोपित करने के लिए बनाया जाता है। और इसके अंदर दो या अधिक व्यवसाय संघों का परिसंघ यानी कि फेडरेशन भी शामिल है। और इस परिभाषा के अंदर हमने देखा था कि ये जो परिभाषा है ये किन को प्रभावित नहीं करेगी, किन क्रियाओं को प्रभावित नहीं करेगी। तो उसमें ये था कि भाई पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, अगर साझेदारों के बीच में कोई संविदा होती है तो उसको प्रभावित नहीं करता। दूसरा है गुडविल के विक्रय के संदर्भ के अंदर, यदि कोई अपनी ख्याति का विक्रय करता है तो उसको प्रभावित नहीं करता। और तीसरा ये था कि शिक्षण प्रतिफल के रूप में किए गए किसी करार को लेकर, यानी कि आपने किसी को ट्रेनिंग दी और उसको उसके संदर्भ के अंदर यदि कोई करार किया गया है तो उसको लेके। फिर उसमें ये था कि ये जो परिभाषा है ये किन कुछ एक जो एक्ट थे वो दिए गए थे कि उनके अंदर यदि किसी निकाय का पंजीकरण होता है तो फिर वो इस परिभाषा से प्रभावित नहीं रहते, जिसके अंदर कंपनी अधिनियम 1956 का था, सहकारी समिति अधिनियम 1912 का था और समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 का था। तो और फिर उसमें हमने उस कुछ एक केसेस देखे थे जिसके अंदर था चेस मोसिम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज केरला स्टेट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन का, जिसके अंदर उसको रिट अधिकारिता के अंदर नहीं माना गया था, स्टेट का पार्ट या स्टेट का इंस्ट्रूमेंटलिटी नहीं माना गया था। और फिर तमिलनाडु एनजीओ यूनियन वर्सेज रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन का जो केस था उसमें ये था कि भाई जिसमें दंडाधिकारी और तहसीलदार ऑफिस और जो ट्रेजरर जो ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो यूनियन बनाना चाहते थे और उनको नहीं माना गया था क्योंकि वो संप्रभुकारी सॉवरेन सर्विसेज के अंदर लगे हुए थे। और फिर हमने रामकृष्ण मिशन वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को भी डिस्कस किया था, जिसमें रामकृष्ण मिशन का जो रजिस्ट्रेशन था उसको ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर जो कर लिया गया था, जिसको रद्द किया गया। फिर मैंने आपसे बात की थी कि भाई अब इसके हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करेंगे। और रजिस्ट्रेशन के संदर्भ के अंदर जो बात जो है वो ये है कि भाई इसकी एक प्रक्रिया होती है, इसका एक प्रोसेस होता है। और वो प्रोसेस क्या है कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का जो सेक्शन 3 है उससे लेके और सेक्शन 8 तक एक सर्टिफिकेट मिलता है। फिर उसके बाद कि वो सर्टिफिकेट क्या परिस्थितियाँ जिसमें रद्द होगा और ये है वो सेक्शन उसके बाद हैं। और जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि भाई रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगी। उस रजिस्ट्रार की सहायता में एडिशनल रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार
एज केस में भी वो भी अपॉइंट कर सकती है। और जहाँ पे एडिशनल रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार किसी क्षेत्र विशेष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, तो उन क्षेत्र विशेष के लिए वो रजिस्ट्रार की शक्तियों से परिपूर्ण होंगे, उनके अंदर रजिस्ट्रार की तमाम शक्तियाँ होंगी। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 3 के अंतर्गत किसको अपॉइंट कर देगी? एक रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार की सहायता में एडिशनल या डिप्टी रजिस्ट्रार को, और उनके क्षेत्र विशेष बांट देगी। फिर इसके बाद बात आती है कि भाई जो ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार हैं वो क्या हैं। तो जो धारा 8 है वो ये कहती है कि यदि जो रजिस्ट्रार है उसके ऊपर ये कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि अधिनियम की यदि समस्त आवश्यकताओं की परिपूर्ति अभिपूर्ति कर दी जाती है, कि यदि सारी की सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर दिया गया है तो और रजिस्ट्रार उससे संतुष्ट है, तो फिर वो उस कंसर्न यूनियन को उसको रजिस्ट्रेशन उसका कर देगा, उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। इनलैंड स्टीम नेविगेशन श्रमिक संघ का एक केस है, उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया था कि यदि सभी शर्तों की पूर्ति हो जाती है तो जो रजिस्ट्रार है वो ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन करने से इनकार नहीं कर सकता। सभी शर्तों की पूर्ति होने के ऊपर इनकार नहीं किया जा सकता। इनलैंड श्रमिक संघ का कलकत्ता हाई कोर्ट का ये डिसीजन है। यानी कि रजिस्ट्रार के ऊपर कर्तव्य अधिरोपित कर दिया गया कि यदि सारी की सारी टर्म्स कंडीशंस फुलफिल हैं तो फिर ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन करे या नहीं करे, उसको रजिस्ट्रेशन करना ही करना पड़ेगा। जहाँ तक प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात है तो धारा 4 सेक्शन 4 इसके संदर्भ के अंदर व्यापक प्रावधान करता है। अति महत्वपूर्ण इसके अंदर सेक्शन 4 ही आता है, क्योंकि सेक्शन 4 उन कंडीशंस को और उन सब शर्तों को डिसाइड करता है, उस प्रोसीजर को बताता है जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और सेक्शन 4 कहता है कि यदि 7 या अधिक सदस्य व्यवसाय संघ की नियमावली यानी कि रूल्स जो हैं उनके ऊपर साइन करें, कितने मेंबर करें, या तो 7 करें मिनिमम, या 7 से अधिक मेंबर, मिनिमम 7 या 7 से अधिक व्यक्ति, या तो जो रूल्स हैं यूनियन के उनके ऊपर साइन करें, या इस एक्ट के जो प्रावधान हैं उनकी अभिपूर्ति करते हुए इनकी अभिपूर्ति करने के पश्चात जो एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर फाइल करते हैं। तो यानी कि 7 मिनिमम 7 या उससे अधिक जो सदस्य हैं वो रूल्स के ऊपर साइन करेंगे, पहली चीज़, प्लस रूल्स साइन कर दिए। उसके बाद जो एक्ट के जितने भी प्रावधान हैं उनकी पूर्ति करने के बाद जो एप्लीकेशन है वो फाइल कर देंगे, कहाँ पे? रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर, कि दे विल मूव एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफिस। तो इसके अंदर जो 7 जो सदस्य जो रहते हैं ये एक तरह से प्रारंभिक जो फाउंडर मेंबर आप इनको कह सकते हैं, ये प्रारंभिक सदस्य रहते हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर इन्होंने एक बात और इन्होंने कही है कि कई बार क्या रहता है कि पंजीकरण के लिए आवेदन तो दे दिया, आवेदन देने के बाद कुछ मतभेद हो जाएं या मनभेद हो जाएं, जो भी स्थिति बने, तो कुछ लोग हैं वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है। देखिए कंडीशन है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने एप्लीकेशन तो फाइल कर दी, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं है। इस कंडीशन, ये एक स्थिति है, और इस स्थिति में यदि आवेदन करने वाले सदस्यों में से आधे 1/2 या उससे अधिक सदस्य अपना समर्थन वापस ले लें, तो फिर ऐसे एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस है वो विचार नहीं करेगा। एप्लीकेशन फाइल कर दी, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है,
इन बिटवीन इस ड्यूरेशन में आधे सदस्यों ने अपना समर्थन वापस ले लिया या आधे से अधिक सदस्यों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो जो रजिस्ट्रार है वो उसके ऊपर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं करेगा, कोई विचार नहीं करेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि ये समर्थन वापस करने वाले सदस्यों की संख्या आधे से कम है, तो या उन्होंने संघ की सदस्यता त्याग दी है, तो फिर ऐसे समर्थन वापसी का कोई असर नहीं होगा। तो पंजीकरण हेतु आवेदन करने के बाद किसी आवेदन पत्र को केवल इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा कि आवेदन करने के बाद लेकिन पंजीकरण से पहले ऐसे आवेदनकर्ताओं की कुल सदस्य संख्या के 1/2 भाग से कम ने संघ की सदस्यता त्याग दी है या फिर पंजीयक को आवेदन पत्र से संबंध विच्छेद करने की लिखित सूचना दे दी है। यदि ये 1/2 भाग से अधिक है, इन्होंने सदस्यता त्याग दी या इन रिटर्न उन्होंने सूचना दे दी, तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। 1/2 से कम है तो फिर कोई विचार उनकी एप्लीकेशन के ऊपर नहीं किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आधे से ज़्यादा ने त्यागा तो रजिस्ट्रेशन नहीं, आधे से कम ने त्याग किया, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर 2001 में एक अमेंडमेंट किया गया और वो अमेंडमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण था कि जो दूसरा जो श्रम आयोग था, सेकंड जो लेबर कमीशन था, तो उनकी एक सिफारिश थी और उस सिफारिश के आधार के ऊपर 1926 का जो ये एक्ट था, इस धारा के अंदर संशोधन कर दिया गया और ये अब जो रूल्स हैं वो कुछ इस तरह बनाए गए कि अब श्रमिकों के ऐसे व्यवसाय संघ को पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा जिसमें कुल कर्मकारों का कम से कम 10% या 100 कर्मचारी जो भी कम हो की सदस्यता से अधिक न हो। यानी कि उनका कहना ये है कि जो ये 7 की जो ये सदस्य संख्या है इसको बढ़ाया जाए। मिनिमम जो मेंबरशिप है वो टोटल का या तो 10% या 100 ये होनी चाहिए, जिससे कि जो छोटी छोटी जो यूनियंस हैं उनके ऊपर एक तरह से अंकुश लग सके। और जो धारा 9(1) है उसके अंदर कुछ इन्होंने एक और परिवर्तन किया, यानी कि इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर मेंबरशिप ऑफ ए ट्रेड यूनियन इसको डिसाइड करते हुए ये कहा कि कर्मचारियों या वर्कमैन के पंजीकृत व्यवसाय संघ के कर्मचारियों की संख्या का कम से कम 10% अथवा 100 कर्मकार जो भी कम हो लेकिन 7 से किसी भी भांति कम न हो, सदस्यता के रूप में सदैव बनाए रखना होगा। ऐसे कर्मचारी उस उद्योग या प्रतिष्ठान में कार्यरत होने चाहिए जहां पर वह व्यवसाय संघ गठित की गई है। देखिए, जो निरंतर जो सदस्य संख्या है वो कभी भी 7 से कम नहीं हो सकती। 100 या 10% रजिस्ट्रेशन के समय, उसके बाद निरंतर सदस्य संख्या 100 या 10% जो कि किसी भी सूरत में 7 से कम नहीं हो सकती, उसको बनाए रखना होगा। तो एक तरह से एक छोटा सा एक इसके अंदर इन्होंने प्रोविज़न और रखा है। इसके बाद जो आवेदन पत्र की जो विषय वस्तु है, सेक्शन 5 उसके संदर्भ के अंदर बात करता है और ये कहता है कि जब भी एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर फाइल की जाएगी तो उसके साथ कुछ एक और चीज़ें होंगी, और वो क्या होंगी? एक तो रूल्स होंगे ट्रेड यूनियन के, नियमावली होगी ट्रेड यूनियन की कि भाई इस ट्रेड यूनियन के ये नियम हैं। और जो आवेदन पत्र है उसमें जो आवेदक जो सदस्य हैं उनके नाम और उनके पते, नेम एंड एड्रेस पहली चीज़। दूसरा ये है कि व्यवसाय संघ का क्या नाम होगा, उसका कार्यालय क्या होगा, उसका पता, नेम ऑफ ट्रेड यूनियन और उसका एड्रेस ऑफ द ऑफिस। दूसरी चीज़,
तीसरा ये है कि जो पदाधिकारी जो होंगे उनके नाम, उनकी आयु, उनका व्यवसाय, उनका एड्रेस, कि जो ट्रेड यूनियन के जो पदाधिकारी हैं कि भाई ये अध्यक्ष रहेंगे, ये सचिव रहेंगे, ये ट्रेजरर रहेंगे, इन लोगों के जो पदाधिकारी हैं उनके नाम और पते। और यदि कोई ट्रेड यूनियन 1 साल से अधिक अवधि से काम करने लग रहा है, मान लो किसी ट्रेड यूनियन को 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 3 साल, 5 साल जो भी हो गया, और फिर उसके बाद वो अब तक अनरजिस्टर्ड था लेकिन अब वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो कंडीशंस हैं ये तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। प्लस में उनको अपनी पिछले साल की बैलेंस शीट भी इसके साथ अटैच करनी रहेगी। पिछले साल का जो स्थिति विवरण है वो भी इसके साथ उनको अटैच करना होगा। तो जिसके अंदर इस बैलेंस शीट के अंदर उनके संपत्तियों का भी विवरण होगा और उनके दायित्वों का भी, कि भाई ये हमारी एसेट हैं और ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। तो आवेदन का जो पत्र है उसके साथ क्या हो जाएगा, रूल्स जाएंगे, और 1 साल से ज़्यादा की कंडीशन के अंदर बैलेंस शीट भी उसके साथ अटैच हो जाएगी। कौन कहता है? सेक्शन 5 कहता है। इसमें क्या रहेगा, जो आवेदनकर्ता जो सदस्य हैं, जो 7, 10, 20 जो भी हैं, मिनिमम जो 7 से कम नहीं हो सकते, उन सब के नाम पता, व्यवसाय संघ का ये नाम रहेगा, ये इसका ऑफिस रहेगा, उसका पता, पदाधिकारियों का नाम, पता, व्यवसाय इत्यादि। इसके बाद जो व्यवसाय संघ के जो रूल्स हैं, जो नियमावली जो बनती है, उसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाए, ये सेक्शन 6 कहता है। और ये कहता है कि जो रूल्स हैं, किसी भी व्यवसाय संघ का तब तक पंजीयन नहीं किया जा सकता, वो तब तक पंजीयन का अधिकारी नहीं हो सकता जबकि कार्यकारिणी के गठन से संबंधित नियम और नियमावली में ये कुछ एक चीज़ें हैं, ये शामिल नहीं कर दी जाती। यानी कि कार्यकारिणी जो उसकी होगी, उसके गठन से संबंधित नियम डिसाइड किए जाने चाहिए, और दूसरा रूल्स के अंदर कुछ एक चीज़ें शामिल की जानी चाहिए, जिसमें व्यवसाय संघ का नाम, व्यवसाय संघ का उद्देश्य कि भाई ये इसका नेम है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो जर्नल जो फंड हैं वो किन किन कामों के अंदर यूज आ सकते हैं, व्यवसाय संघ की जो साधारण निधियां हैं वो किन किन कामों के अंदर यूज आ सकती हैं। उसके बाद जो सदस्यता सूची है वो, और सदस्यता सूची का कब कब निरीक्षण किया जा सकता है, इसके संदर्भ के अंदर प्रावधान। और तीसरा कि जो पदाधिकारी हैं उनमें जो सेक्शन 22 की आवश्यकताएं हैं, ये मैं आपके साथ सेक्शन 22 को डिसाइड करते समय बताऊंगा। सेक्शन 22 की जो आवश्यकताएं हैं उनको फुलफिल करने के संदर्भ के अंदर नियम। फिर सब्सक्रिप्शन, जो चंदा जो आप देंगे उसके संदर्भ में नियम, और उसमें यह है कि जो ग्रामीण जो श्रमिक हैं उनसे 1 रुपये प्रति साल का, जो असंगठित दूसरे हैं उनमें 3 रुपये साल का, और अन्य जो दूसरे मामले हैं उनमें 12 रुपये वर्ष का सब्सक्रिप्शन फीस के संदर्भ के अंदर नियम होने चाहिए। और MT चंद्रसेनन वर्सेस सुकुमारन सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है, इसमें ये कहा कि यदि रूल्स के अंदर नियमावली में कोई सदस्य अपना वार्षिक चंदा नहीं देता, लेवी नहीं देता या एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं देता, तो उन्हें व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं माना जा सकता। फिर इसमें जो रूल्स जो बनेंगे उसमें एक प्रोविज़न ये होगा कि वो सारी की सारी टर्म्स कंडीशंस जिसके अंदर जो सदस्य है वो हित लाभ का अधिकारी होगा, और दूसरा कि जो रूल्स जो बनेंगे उनके अंदर संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। फिर इसके बाद कार्यकारिणी का चुनाव और सदस्यों को किस तरह से पदमुक्त किया जा सकेगा या उनको हटाया जा सकेगा, और वो जो टेन्योर है कार्यकारिणी का वो किसी भी स्थिति के अंदर 3 साल से अधिक नहीं हो सकता। फिर इसके बाद जो निधियां हैं, जो फंड्स हैं, उनको सुरक्षित रखना और उनकी लेखा परीक्षा के संदर्भ के अंदर क्या क्या नियम बनाए जाएंगे, और
लास्ट में कि वो रीति जिससे कि व्यवसाय संघ का विघटन किया जा सकता है। तो कुल मिला के जो बात ये है कि सबसे पहले व्यवसाय संघ के पंजीकरण का के जो ये नियम है उनमें व्यवसाय संघ का नाम रखा जाएगा। नाम रखने के बाद सदस्यता की सूची निर्धारित की जाती है कि भाई सदस्यता की ये सूची है और इसको आप तब देख सकते हैं। तीसरी बात ये रहता है कि भाई कार्यकारिणी का इलेक्शन कैसे होगा। सेक्शन 22 की आवश्यकताओं की अभिपूर्ति, जो बाहरी सदस्य हैं उनको कार्यकारिणी में किस तरह से सदस्य बनाया जा सकता है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा कि भाई जो कार्यकारिणी है वो मिनिमम उसका जो टेन्योर है वो 3 साल से अधिक नहीं हो सकता, ये रूल डालना पड़ेगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन की भाई ग्रामीण क्षेत्रों में 1 साल, असंगठित क्षेत्रों 1 रुपये सालाना, असंगठित क्षेत्रों के अंदर 3 रुपये और दूसरे जो हैं उसमें 12 रुपये सब्सक्रिप्शन होगा। सब्सक्रिप्शन का लाभ किस प्रकार से सदस्यों को मिले इसके संदर्भ के अंदर नियम, किस प्रकार से लाभ फॉरफिट किए जा सकते हैं किसी सदस्य के, इसके संदर्भ के अंदर नियम। और फिर इसके बाद ये हो जाएगा कि भाई जो निधियां हैं उनका लेखा परीक्षा कैसे होगा और जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो उनका निरीक्षण कब कब कर सकते हैं, जो लेखा पुस्तकें हैं, जो ऑडिट बुक्स हैं, जो अकाउंट बुक्स हैं, उनका निरीक्षण कब कब किया जा सकता है। और फिर ये कि भाई व्यवसाय संघ का विघटन किस प्रकार से किया जा सकेगा, उसको डिसॉल्व किस प्रकार से किया जा सकेगा। ये सेक्शन 4, 5, 6 कि ये जो टर्म्स कंडीशंस हैं इनकी आवश्यकताओं के बाद इनकी अभिपूर्ति करने के बाद जो सेक्शन 7 है वो ये कहता है कि यदि जो रजिस्ट्रार है उसको ऐसा लगता है कि नहीं अभी और भी कुछ एक्सप्लेनेशन इनसे लेना चाहिए और भी कोई स्पष्टीकरण लेना चाहिए, तो वो एक नोटिस इशू कर देगा। जैसे कि किसी व्यवसाय संघ ने, किसी ट्रेड यूनियन ने किसी दूसरे ट्रेड यूनियन से मिलता हुआ नाम रख लिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, वो उनसे एक स्पष्टीकरण मांग लेंगे। या फिर कुछ इस तरह के का नाम रख लिया कि भाई जो ऑलरेडी किसी के साथ कोई डिस्प्यूट चलने लग रहा है जिससे कि धोखाधड़ी इत्यादि की संभावना न हो और सदस्यों के बीच के अंदर कोई किसी तरह का कोई धोखा न हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो इनकार कर सकता है रजिस्ट्रार कि भाई मैं इस नाम से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, आप कोई दूसरा नाम सुझाएं। फिर इसके बाद लास्ट के अंदर जो सेक्शन 8 है वो ये कहता है कि यदि सारी की सारी टर्म्स कंडीशंस की पूर्ति हो जाती है तो फिर वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा और जिसके अंदर उस सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो भी उसकी जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करते हुए उस पर सिग्नेचर कर देगा। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि भाई ये इसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि भाई वो रजिस्ट्रेशन करे या नहीं करे। यदि आवश्यकताओं की अभिपूर्ति कर दी गई है, इनरी स्टीम इनलैंड स्टीम नेविगेशन का केस है और उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने कह दिया था कि भाई यदि आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई है तो रजिस्ट्रेशन जारी करना पड़ेगा। और पंजीयन का जो सर्टिफिकेट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन रहता है वो सेक्शन 9 के अंतर्गत वो एक तरह से निर्णायक साक्ष्य रहता है कि यानी कि ये माना जाएगा कि प्रावधानों के अनुसार उचित पंजीकरण किया जा चुका है। तो यानी कि जो सेक्शन 4 से लेकर जो 9 तक की जो कंडीशंस हैं कि भाई मिनिमम 7 मेंबर हों। दूसरा ये है कि भाई जो 2001 का जो संशोधन है उसमें ये है कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं वो 100 या 10% से कम न हो, निरंतर रूप में किसी भी कंडीशन में बनाए रखना होंगे 7। और फिर इसके बाद ये कह दिया कि भाई उनके जो नियम है, रूल्स हैं वो सबमिट करो, उनका नाम पता, संघ का नाम पता, पदाधिकारियों का नाम पता, सदस्यों का जो प्रारंभिक फाउंडर मेंबर्स हैं उनके नाम पते और प्लस में बैलेंस शीट सबमिट करो। सेक्शन 5 कहता है। सेक्शन 6 कहता है रूल्स के अंदर ये जो चीज़ें हैं उनको शामिल करो। 7 कहता है कि भाई स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है और 8 के अंदर वो इशू कर देता है रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट और 9 ये कहता है कि भाई ये इस बात का निर्णायक साक्ष्य होगा कि प्रक्रियाओं की उचित पूर्ति कर दी गई है।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि भाई वो क्या कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत इनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और उससे संबंधित प्रावधान क्या क्या है। तब तक के लिए नमस्कार।